नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किए जाने का विरोध भारत में बड़े पैमाने पर हुआ था। इस विरोध में बहुत से युवाओं की जान तक चली गई थी। आज के वीडियो में हम इसी आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। मंडल आयोग के विरोध में आंदोलन पर चर्चा करने के पहले हमें भारत में पिछड़ा वर्ग आरक्षण और मंडल आयोग के गठन की पूरी पृष्ठभूमि को समझना होगा। भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान पहले से ही है। दरअसल अनुसूचित जाति आरक्षण की नींव महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट द्वारा रखी गई थी। तो आइए सबसे पहले इस पूना पैक्ट को समझते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके तहत दलितों, मुस्लिमों, सिख, ईसाइयों और अन्य वर्गों के लिए पृथक इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। इसका तात्पर्य यह था कि दलितों का प्रतिनिधित्व केवल दलितों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाना था। महात्मा गांधी ने इसे भारत के हिंदुओं में फूट डालने के प्रयास के रूप में देखा और इसका विरोध किया। गांधी जी ने इसके विरोध में पूना में यरवदा जेल में आमरण अनशन किया। काफी प्रयासों के बाद बाबा साहब अंबेडकर और कांग्रेस के बीच में सहमति बन पाई और 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे पूना की यरवदा जेल में समझौते पर 23 प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें मदन मोहन मालवीय और बाबा साहब अंबेडकर शामिल थे। इस समझौते में दलितों के लिए आरक्षित सीटों को 80 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया, परंतु यह निर्णय लिया गया कि सभी सीटों के लिए कॉमन इलेक्टोरेट रहेगा, अर्थात दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर केवल दलित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन मतदाता सभी वर्गों के होंगे। YouTube के चैनल न्यूज क्लिक इन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप न केवल पूना पैक्ट के बारे में देख सकते हैं, बल्कि संविधान के पूर्व आरक्षण के प्रावधानों के बाकी चीजों के बारे में भी देख सकते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने, जो कोल्हापुर के महाराजा थे, उन्होंने 1902 में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी। 1909 का मुरले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसको 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, और उसके साथ 1919 का मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इन्होंने ब्रिटिश इंडिया में जॉब रिजर्वेशंस की प्रथा की शुरुआत की। 16 अगस्त 1932 उस दिन को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। यह कम्युनल अवार्ड को आज के कॉन्टेक्स्ट में कम्युनल वर्ड से कंफ्यूज मत होइए। द कम्युनल अवार्ड कंसिस्टेड of providing for separate electorates for Muslims, Sikhs and the Christians, and it also extended it for the depressed classes. गांधी ने मांग की कि डिप्रेस्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक कॉमन जनरल इलेक्टोरेट द्वारा चुना जाना चाहिए, but he supported the demand for increasing, or rather he supported the demand for more separate reserved seats for the depressed classes, both in the provinces and in the central legislature. To press for his demand, Gandhi started a fast unto death on the 20th of September 1932. गांधी जी की भूख हड़ताल के कारण अन्य नेताओं ने भी बातचीत करने पर सहमति जताई। बहुत जल्द ही डॉक्टर अंबेडकर ने यह महसूस किया कि गांधी जी की जीवन उनके हाथ में है, तो उन्होंने तुरंत अपनी कुछ जिद को छोड़ दिया।
In 5 days, an agreement was reached. It was called पूना पैक्ट. समझौता त्रिपक्षीय था, लेकिन इफेक्टिवली ये गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता था. पूना पैक्ट के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट का विचार त्यागा गया. इसके स्थान पर प्रोविंसेस और सेंट्रल लेजिस्लेचर में दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने पर सहमति हो गई. ट्राइब्स के लिए सीटों का आरक्षण भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रारंभ हुआ. इस अधिनियम में प्रांतों की विधानसभाओं में पिछड़े वर्गों और ट्राइब्स के प्रतिनिधित्व के लिए मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रांत में एक एक सीट, उड़ीसा में 5 सीटें, बिहार में 7 और असम में 9 सीटें आरक्षित की गई थी. भारत के संविधान के अंतर्गत भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभाओं और संसद में सीटों के आरक्षण का प्रावधान सीमित अवधि के लिए लागू किया गया था, जिसकी अवधि समय समय पर बढ़ाई जाती रही है. विधायकों और सांसदों की सीटों के आरक्षण के अतिरिक्त संविधान में सरकारी नौकरियों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण किया गया था. सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भी इन वर्गों के लिए आरक्षण किया गया है. भारत की जनसंख्या में सबसे अधिक संख्या उन जातियों की है जिन्हें सामान्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन जातियों में भी आरक्षण की मांग धीरे धीरे बढ़ती गई. सन 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण पर विचार करके अनुशंसा करने के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसे मंडल आयोग का नाम दिया गया. इस आयोग का कार्यक्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना भी था. मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों सहित विभिन्न धर्मों की 3743 जातियों को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मापदंडों के आधार पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा घोषित करते हुए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की अनुशंसा की. ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित कर दी थी और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए पहले से 22.5% आरक्षण था. 1989 में कांग्रेस की हार के बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और प्रधानमंत्री पद वीपी सिंह ने संभाला. उनकी सरकार के पास केवल 140 सांसद थे. भाजपा और वाम मोर्चा उन्हें बाहर से समर्थन दे रहे थे. देवीलाल और चंद्रशेखर जैसे बागियों का दबाव भी उन पर था. वीपी सिंह को लगा मंडल रिपोर्ट को लागू करके वे सारी चुनौतियों को ध्वस्त कर देंगे, इसलिए उन्होंने 13 अगस्त 1990 को इसे लागू करने के इरादे की घोषणा की. वीपी सिंह की राजनीतिक स्थिति के संबंध में यूट्यूब की चैनल पीपल ट्री वर्ल्ड पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप देख सकते हैं. In July-August 1990, Singh was confronted with a crisis that led to his fall. Differences within the Janata Dal involving Devi Lal had forced Singh to sack him from the cabinet. To hit back, Devi Lal called a rally of farmers in New Delhi. Devi Lal was a leader of the Jats, a powerful agricultural caste in Haryana, western Uttar Pradesh and Rajasthan. He was a protege of Charan Singh, a farmers' leader who had stitched together a coalition of backward castes against the Congress in UP and Bihar in the 1960s and 70s. Of the 143 Janata Dal members of parliament, 54 were from UP and 32 from Bihar. A majority of them belonged to the other backward castes or OBCs. Heading the government in UP and Bihar, Mulayam Singh Yadav and Lalu Prasad Yadav had emerged as powerful OBC leaders. Devi Lal could have rocked the Janata Dal boat if the OBC leaders joined him. At this point, Singh fished out the Mandal Commission report. It had been gathering dust for a long time, but he pulled it out to checkmate Devi Lal and win over the OBC leaders. उनके इस फैसले से उठी आग में पूरा देश धू-धू करके जल उठा. 19 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह की कोशिश की. वो 70% जल गया. इस घटना से देश स्तब्ध रह गया. आरक्षण विरोधी आंदोलन एकाएक उग्र हो उठा. बहुत से शहरों में विद्यार्थी सड़कों पर निकल पड़े. शहर बंद किए गए. शिक्षण संस्थाएं लंबे समय तक के लिए बंद करनी पड़ी. सरकार के विरुद्ध युवाओं में गुस्सा फूट रहा था.
देखिए इस आंदोलन के बारे में आज तक टीवी पर प्रसारित रिपोर्ट का एक अंश। कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे। इसके बाद तो जैसे आत्मदाहों का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली में सुरिंदर सिंह चौहान 98% आत्मदाह से जल गया। उसने आत्मदाह के पहले एक पत्र लिखा था जिसमें उसने वीपी सिंह, रामविलास पासवान और शरद यादव जैसे लोगों की निंदा करके यह कहा था कि वे सोचते हैं कि आरक्षण के जरिए वे लोगों के वोट पा सकते हैं। कुरुक्षेत्र में एक छात्र सुशील कुमार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पहले लिखे पत्र में उसने लिखा, इन सब का जिम्मेदार तू है वीपी, तू। चंडीगढ़ की 16 वर्षीय श्यामा गुप्ता ने आत्महत्या के पहले चिट्ठी में लिखा, वीपी सिंह देखो, लड़के ही नहीं अब लड़कियां भी कुर्बानी दे रही हैं। दक्षिणी दिल्ली की मोनिका चड्ढा ने भी माहौल के असर से खुद को आग लगा ली। 90% जल चुकी मोनिका ने जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए अपनी मौसी से कहा, आप भी बोलो ना वीपी सिंह, हाय हाय। मंडल कमीशन के विरोध में किए जा रहे आंदोलन के समय मैं जबलपुर में एडिशनल कलेक्टर के पद पर पदस्थ था। उस समय जबलपुर में भी आत्मदाह की अनेकों घटनाएं हुई। अपर कलेक्टर होने के नाते सूचना मिलने पर सबसे पहले मैं ही घटनास्थल पर पहुंचता था। जिला प्रशासन ने कई बार शिक्षण संस्थाएं बंद करने का आदेश निकाला, पर जिस दिन स्कूल फिर से खुलते उसी दिन कोई न कोई हृदय विदारक घटना हो जाती। एक छात्र ने तो स्कूल जाने के लिए उसके परिवार द्वारा दी गई मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर आग लगा ली। सबसे अधिक दुख मुझे उस दिन हुआ जिस दिन बमुश्किल 14 साल की एक बच्ची ने मेरे हाथों में ही दम तोड़ा। मैं उसे अपनी गाड़ी से चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल लेकर आया था, पर इलाज शुरू होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इस आंदोलन में 159 से अधिक लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें से 63 की मृत्यु हो गई। आंदोलन के बढ़ने और वीपी सिंह की घटती लोकप्रियता के कारण पार्टी में भी उनका विरोध शुरू हो गया, परंतु वे मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के फैसले को वापस लेने से इनकार करते रहे। वे कहते थे कि इसके बदले वे इस्तीफा देना पसंद करेंगे। आखिरकार वे विश्वास का मत हार गए और उन्हें पद से हटना पड़ा। इस बारे में बीबीसी की रिपोर्ट का एक अंश आप यहां देख सकते हैं। चूंकि जाट मंडल कमीशन की सिफारिशों में नहीं थे, इसलिए अजीत सिंह भी नाराज थे। लेकिन जनता दल में उत्तर प्रदेश और बिहार के जो सांसद थे, उनमें से 95% मंडल आयोग के समर्थन में थे। मंडल आयोग को लागू करने की वजह से जहां विश्वनाथ प्रताप सिंह को पिछड़े वर्ग की वाहवाही मिली, वहीं उन्हें मध्यम वर्ग के एक बहुत बड़े हिस्से का कोपभाजन भी बनना पड़ा। 7 नवंबर 1990 की रात 11 घंटे की बहस के बाद 10:15 बजे हुए विश्वास मत में वीपी सिंह सरकार के पक्ष में 142 और विपक्ष में 346 वोट पड़े। अगले ही दिन जनता दल में विभाजन हो गया। 2 मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव और चिमन भाई पटेल ने चंद्रशेखर का साथ पकड़ा, तो लालू प्रसाद यादव वीपी सिंह के पक्ष में खड़े देखे गए। मंडल आयोग का विरोध दक्षिण भारत में नहीं फैला। इस आंदोलन ने जाति की राजनीति को और भी बढ़ावा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके रिस्पांस में धर्म की राजनीति प्रारंभ की, जिसे कमंडल की राजनीति कहा जाता है। इसका छात्रों में व्यापक विरोध हुआ और उसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया। न्यायालय ने सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण को तो मान्यता दी, परंतु शर्त यह भी लगा दी कि आरक्षण उन्हें नहीं मिलेगा जिन परिवारों की वार्षिक आय क्रीमी लेयर की आय सीमा से अधिक है। क्रीमी लेयर की आय सीमा समय समय पर बढ़ाई जाती रही है और वर्तमान में ये 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन 2006 में उच्च शिक्षा में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। आज
जाति जनगणना की बढ़ती मांग और आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की घोषणाएं भी इसी जाति आधारित राजनीति का हिस्सा है। आज ये मांग की जा रही है कि आरक्षण का दायरा निजी क्षेत्र में भी बढ़ाया जाए। आज भी विपक्षी दल भाजपा की धर्म आधारित राजनीति का विरोध जाति आधारित राजनीति से कर रहे हैं। ठीक प्रकार से विचार किया जाए तो ये दोनों ही विभाजनकारी हैं। ये तो तय है कि देश का भला किसी भी प्रकार के विभाजन से नहीं होगा। ये सच है कि आरक्षण की नीति के कारण पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ हद तक आगे बढ़ने में कामयाबी मिली है, परंतु आज भी महत्वपूर्ण पदों पर उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आरक्षण अभी लंबे समय तक लागू करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों में भी गरीबी और बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, इसलिए उनमें आरक्षण को लेकर आज भी विरोध है। यद्यपि कम संख्या होने के कारण वे अपना ये विरोध सड़कों पर नहीं ला सकते। नौकरियों की संख्या सीमित है, इसलिए केवल आरक्षण मात्र से ही हम सबको नौकरियां नहीं दे सकते। सभी को रोजगार देने के लिए हमें देश में विकास की धारा लानी होगी, परंतु देश की आर्थिक दशा देखकर अभी ऐसा होना संभव नहीं दिखता है। आज का वीडियो आरक्षण के गुण दोष और लाभ हानि पर नहीं है। इस बारे में कभी विस्तार से किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो तो केवल मंडल आयोग के विरोध में किए जा रहे आंदोलन के बारे में है। इस आंदोलन से हमें कम से कम इतना तो समझ में आता ही है कि राजनीतिक उद्देश्यों से लिए गए विभाजनकारी राजनीतिक फैसलों की बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ सकती है। इसलिए इस प्रकार के फैसले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो इसका परिणाम देश को उसी तरह भुगतना पड़ सकता है जैसा वीपी सिंह के फैसले के कारण देश ने भुगता था। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी अन्य जन आंदोलन के बारे में वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।